ब्रह्मांड का कार्य करना और उसके कार्य करने के कुछ कायदे कानून जो न दिखते हुए भी अपनी मौजूदगी का आलम कुछ इस प्रकार प्रकट करते हैं कि जिनको समझ पाना कुछ समय के लिए वैज्ञानिकों को मुश्किल में डाल देता है। उन्हीं पहेलियों में से एक है द डार्क मैटर। ब्रह्मांड का वह काला हिस्सा जिसका वजूद बिग बैंग के घटित होने के 1 सेकंड बाद से अब तक है और शायद ब्रह्मांड खत्म होने तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहेगा। क्या यह पदार्थ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार है? क्या डार्क मैटर की वजह से ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जैसे स्टार्स, गैलेक्सी, अपना सूर्य, आकाशगंगा या मैं और खुद आप भी बने हैं? क्या इसका अपना ही एक पूरा ब्रह्मांड है जिसमें इस पदार्थ से बने डार्क स्टार्स, डार्क गैलेक्सी, यहाँ तक कि डार्क लाइट भी है? सवाल बहुत सारे हैं। आइए समझते हैं इस डार्क मैटर को। मेरा नाम है श्रेय कुमार पाठक और आप देख रहे हैं पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री। ब्रह्मांड की एक ऐसी वियर्ड थिंग जो आपकी, मेरी और यूनिवर्स में मौजूद सारी वस्तुओं का आधार है और उसकी मौजूदगी सभी जगह है। यह इतनी भारी मात्रा में मौजूद है कि यह फ्री स्पेस को फ्री नहीं रहने देता। इसका जाल इतना मजबूत है कि यह ब्रह्मांड में मौजूद सारी गैलेक्सीज को लिंक करता है और हर समय आपके आसपास कॉस्मिक होस्ट के करोड़ों पार्टिकल के ऑब्जेक्ट आपको घेरे रहते हैं और आप इनको देख भी नहीं सकते, लेकिन इनका प्रभाव ग्रेविटी के रूप में आप पर ज़रूर पड़ता है। जी हाँ, यह है डार्क मैटर जो अपनी ही दुनिया का मालिक है। इसका एक अपना एटीट्यूड है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया जिसको हम देख पा रहे हैं यह ब्रह्मांड की सिर्फ 5% ही है। बाकी का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी और 27% हिस्सा डार्क मैटर है जो कि ब्रह्मांड को उसकी शक्ल देता है जैसा कि वो आज हमें दिखता है। यदि यह नहीं होता तो हमारी दुनिया के फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ना होते जो कि हमारी दुनिया को पूर्ण करते हैं, और यदि यह नहीं होते तो जिसके कारण हमारी गैलेक्सी भी ना होती और शायद हम भी नहीं। इसको डार्क मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इंटरैक्ट नहीं करता, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, जिसके कारण यह लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकता। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट नहीं करता, जिसके कारण हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं या इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। परंतु सवाल यह उठता है, जब हम इसको देख नहीं सकते तो वैज्ञानिकों ने इसका पता कैसे लगाया था? इसकी शुरुआत सन 1933 में हुई जब स्विस के एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिट्ज की जब गैलेक्सी क्लस्टर की स्टडी में लगे हुए थे तो उन्होंने देखा कि गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स गैलेक्सी के गणित मास से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे हैं, जो कि चौंकाने वाली घटना थी। इसका मतलब ये था या तो ग्रेविटी की थ्योरी गलत है या कुछ ऐसा ज़रूर है जो गैलेक्सी का मास बढ़ाए हुए है, जिसको फ्रिट्ज ने डार्क मैटर का नाम दिया। परंतु फ्रिट्ज की इस रिसर्च को बाकी वैज्ञानिकों ने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि फ्रिट्ज की सोच उस दशक के वैज्ञानिक लोगों से अत्यधिक आगे थी। दशकों बाद, करीब 35 साल बाद 1970 ईस्वी में जब वेरा रूबिन, केंट फोर्ड और केन फ्रीमैन गैलेक्सी के रोटेशन को जानने तथा समझने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने डार्क मैटर के अत्यधिक सबूत प्राप्त किए। जब वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के रोटेशन को पढ़ रहे थे तो उन्होंने पाया कि गैलेक्सी में मौजूद तारे अपनी मापी गई एक्सपेक्टेड स्पीड से अत्यधिक तेज़ी से रोटेट कर रहे थे। इससे यह साफ हो गया था कि कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो गैलेक्सी को अपने हिसाब से कार्य करने पर मजबूर कर रही है, जो कि विशालकाय टेलीस्कोपों से छुपी हुई है, पर गैलेक्सी का मास बढ़ा करके वह अपनी मौजूदगी ज़रूर पेश कर रही है। इसके बाद बाकी गैलेक्सी में भी इस प्रकार की घटनाओं का घटित होना पाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। परंतु सवाल ये उठता है कि यदि डार्क मैटर है तो हम उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे और इसको कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? यदि ये मौजूद है तो इसकी संरचना किस पार्टिकल से हुई होगी? क्या डार्क मैटर ने हमारे ब्रह्मांड को बनाया है? यदि हाँ तो कैसे? जानेंगे डार्क मैटर के अगले एपिसोड में। बने रहिए पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।